तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है चैप्टर 1 पावर शेयरिंग क्लास 10th में। ठीक है, तो सबसे पहले दो केस लेते हैं अपन। पहला केस होगा अपना श्रीलंका का और सेकंड केस होगा बेल्जियम का। तो पावर शेयरिंग का मतलब होता है कि आपके पास जो शक्तियां हैं, गवर्नमेंट के पास जो पावर्स होती है, उनको आप किस तरीके से शेयर करते हो एक दूसरे के साथ। ठीक है, श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका श्रीलंका कहां पर है? श्रीलंका पर कहां पर है? इंडिया। बिल्कुल, तो ये अपना इंडिया है और इसके यहाँ पर श्रीलंका है। तो इसकी बात करते हैं अपन। श्रीलंका में ये क्या है? नॉर्थ ईस्ट एरिया है श्रीलंका का। यहां पर कितने लोग हैं? यहां पर जो है 18% जो है वे लोग हैं तमिल, और यहां पर बाकी के जो एरिया है उसमें 70% जो है वो सिंहल है। सिंहल और तमिल क्या है? लैंग्वेज है। ठीक है, तो अगर मेरे को इस केस को लिखना हो तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा। श्रीलंका में सिंहल कितने परसेंट है बताओ जल्दी? 74%। और तमिल्स कितने हैं? 18%। सिंहल जो रिलीजन को फॉलो करते हैं, उनका रिलीजन क्या है? बौद्ध है ना, बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। और तमिल जो फॉलो करते हैं उसका रिलीजन का नाम है हिंदू। ठीक है, बचे 7% लोग, सॉरी, तो जो है 7% है वहां पर श्रीलंका में। इन 7% में जो क्रिश्चियंस है वो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, कुछ तमिल बोलते हैं, कुछ क्या बोलते हैं? सिंहली। इतनी बात समझ में आ गई? ये जो तमिल है, तमिल लैंग्वेज जो है, अगर आप जाओगे श्रीलंका में तो जो इंडिया की जो तमिल लैंग्वेज है और जो श्रीलंका की जो तमिल लैंग्वेज है इसमें अलग अंतर आता है। ये इसी प्रकार है जैसे कि राजस्थान के व्यक्ति की जो हिंदी भाषा होगी वो अलग होगी और बिहार में रहने वाले व्यक्ति की हिंदी भाषा जो होगी वो अलग होगी। अरे बात समझ में इतनी? अच्छा, इनमें तमिल में से जो 18% जो अपने पास तमिल है उसमें से 13% कौन से? नेटिव तमिल्स। नेटिव का मतलब क्या होता है? वहां के लोकल। और जो 5% है वो कौन से हैं? इंडियन तमिल है। इंडियन तमिल श्रीलंका में क्या कर रहे हैं? दरअसल ब्रिटिश का जब राज चल रहा था तो इंडेंजर्ड लेबर के रूप में, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, वो जो लोग हैं वो यहाँ पर श्रीलंका में चले गए। हरी बात समझ में? लेबर के रूप में चले गए। तो वहां की जो श्रीलंका की जो स्थिति है, वहां की जो कल्चर है का जो पार्ट है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, 74%, 18%, ये पूरी स्थिति है। पावर शेयरिंग का जो गेम है वो हम समझते हैं। इसको क्या समस्या हुई यहाँ पर? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है? वह सरकार जीतेगी जिसके पास ज्यादा वोट मिलेगी। आ रही बात समझ में? लेकिन अगर लोग वोट जो है इस आधार पर ना दें कि विकास कैसे होगा, बल्कि इस आधार पर दें कि हम किस रिलीजन से, किस कम्युनिटी से, किस लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, तो फिर उस देश में एक मेजोरिटेरियनिज्म आ जाएगा। जैसे डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? जिसको जितना वोट मिलेगा वो जाए। उसमें क्या होगा कि सभी लोगों का जो पार्टिसिपेशन होगा गवर्नमेंट के अंदर वो बराबर होता है। डेमोक्रेसी का मतलब है कि जनता का शासन, जनता में सभी आते हैं, मेजोरिटी भी और माइनॉरिटी भी। आगे बात समझ में? लेकिन डेमोक्रेसी में कोई भी लीडर तब चुना जाता है जब उसके पास वोट शेयर्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे। इतनी बात समझ में आई? लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि धर्म के नाम पर या लैंग्वेज के नाम पर, क्योंकि आप एक विशेष लैंग्वेज को बोलते हो, इस आधार पर वोट दो, तो ये क्या हो जाएगा? मेजोरिटेरियन। और अगर वो सरकार सरकार पहुंच जाए, समझ में आ रहा है? डेमोक्रेसी और मेजोरिटेरियन में अंतर क्या होता है? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? डेमोक्रेसी में सभी लोगों का पार्टिसिपेशन होगा,
मेजोरिटी में क्या होगा, माइनॉरिटी को इग्नोर कर दिया जाएगा, उनकी भाषा को नहीं समझा जाएगा। तो श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका में हम देख पा रहे हैं कि सिंहल जो बोलते हैं भाषा वो 74% है और तमिल जो है 18% है। वहां पर चुनाव हुआ और चुनाव होने के बाद जो है जाहिर सी बात है एक जो इस कम्युनिटी के लोग हैं, सिंगल कम्युनिटी के लोग हैं, वे लोग पावर में आ गए। आगे बात समझ, ये लोग पावर में बैठ गए। तमिल्स जो थे इनको बेसिक अधिकार नहीं दिए गए, इनकी लैंग्वेज को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं दिए गए, कोई स्वीकार नहीं किया गया। क्या होने लगा वहां पर तमिलनाडु में, श्रीलंका में, सिंगल जब गवर्नमेंट वहां पर बनी श्रीलंका में, इन्होंने अपने लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया। बोले सिंगला क्या होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज होगी हमारी आज से। रिलीजन बुद्धिज्म को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। आगे बात समझ, बुद्धिज्म को इन्होंने प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। ये बात समझ में आ गई। इसके अलावा क्या किया इन्होंने, माइनॉरिटीज को कोई भी राइट नहीं दिए और 1958 में एक एक्ट पास किया जिसके अनुसार क्या था कि जितने भी जॉब अपॉर्चुनिटी होगी, जितनी भी एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज होगी यूनिवर्सिटीज में जितने भी लोगों को है, तो उसको इस तरीके से डिजाइन किया सिस्टम को कि तमिल्स को मौका ही ना मिले, जो भी मौका मिले वो किसको मिले, सिंगल्स को मिले। तो जितनी भी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट की पोस्ट थी, जितने भी जहां पे अभी पावर लेना था, डिसीजन बनाना था, उस जगह पर कौन बैठे हुए थे, लोग सिंगल के लोग बैठे हुए थे, सिंहल कम्युनिटी के लोग बैठे हुए थे। तो क्या होगा, क्लेश होगा। अब ये लोग जो है तमिलनाडु श्रीलंका के तमिल्स और सिंगल्स ये क्या करेंगे, आपस में लड़ाई चालू कर देते हैं, सिविल वॉर होती है। तमिल्स जो है अपनी एक पार्टी बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अपनी एक पार्टी बनाते हैं और क्या वो डिमांड करते हैं कि बोले तमिल्स के लिए जो है एक अलग स्टेट दे दो, हमको हमारे लिए एक अलग स्टेट बना दो, हम वहां पर जो है हमारे तरीके से शासन करेंगे और ताकि तमिल्स को जो माइनॉरिटी है उसको भी राइट मिले। सिविल ने मना कर दिया और उसके बाद वहां होता है सिविल वॉर। जब वॉर होता है तो एक देश का दूसरे देश के साथ होता है और दूसरे देश के ऊपर रिसोर्सेज कब्जा करने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं। जब सिविल वॉर होता है तो एक ही देश के अंदर दो अलग अलग कम्युनिटी के लोग आपस में लड़ते हैं। जैसे कि हमने रशिया में पढ़ा था, है ना, लिबरल्स और कम्युनिस्ट के बीच में जो थी युद्ध हुआ। चाइना में मैंने उस दिन स्टोरी बताई थी कि लिबरल्स और कम्युनिस्ट के बीच में वहां पर भी लड़ाई हुई। फ्रांस में इसी तरीके से हुआ, कंजर्वेटिव्स और लिबरल्स के बीच में लड़ाई हुई। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर तमिल्स और सिंगल्स किसके ऊपर बहस हुई, राइट्स को लेकर, कि हम भी इस स्टेट के, इस जो कंट्री है तमिल श्रीलंका के, हम भी उतने ही उसके पार्ट्स हैं, तो हमें क्यों अलग किया जा रहा है भैया। तो इन्होंने अपने हिसाब से राइट्स मांगने स्टार्ट किए। सिविल वॉर हुआ, लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग मारे गए, बहुत सारे लोग घायल हो गए, बहुत सारे लोग देश छोड़कर चले गए। ठीक है, देश छोड़कर चले जाए। राजीव गांधी जी की हत्या इसी वॉर के कारण हुई। हमने जो है भारत में यहां पर शांति बनाने के लिए पीस कीपिंग मिशन भेजा यहां पर, और इन दोनों के बीच में वहां पर शांति बरकरार की, बहाल की। हमने अपनी आर्मी भेजी थी यहाँ पर ताकि सिविल वॉर को रोका जाए, कंट्रोल किया जाए वहां पर। राजीव गांधी जी की हत्या की थी। ये केस किसका केस हुआ, श्रीलंका का। क्या परिणाम हुआ, अगर आपने पावर शेयरिंग नहीं की तो पूरी तरीके से देश में हाहाकार मच जाएगा, लाखों लोग मारे जाएंगे, और जिसमें नुकसान केवल माइनॉरिटीज को नहीं होगा, मेजोरिटीज को भी उतना ही नुकसान होगा, उनकी भी जान जाएगी, उनको भी समस्या होगी। नाउ लुक एट द सेकंड केस जो कि है बेल्जियम का। ठीक है, बेल्जियम की जो सिस्टम है उसको समझते हैं अपन। बेल्जियम जो है दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक को बोलते हैं फ्लेमिश रीजन, एक को बोलते हैं वलोनिया। ठीक है, फ्लेमिश रीजन जो है उसमें जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है डच। इसमें कितने परसेंट लोग हैं, 59% लोग हैं। वेलोनिया जो नीचे वाला पार्ट है, सेकंड हाफ जो है वो उसमें बोली जाती है फ्रेंच, जो कि है 40%। और ये जो पार्ट है थोड़ा सा बॉर्डर जो है जर्मनी का टच हो रहा है, उसमें कितने परसेंट क्या भाषा बोली जाती है, डच। 1% जर्मन बोली जाती है। ऐसा क्यों होता है कि किसी देश में 3 अलग अलग भाषाएं बोली जा रही है, ऐसा क्यों होता है? ये अपने इंडिया में देखो। सबसे पहले आप जब यूपी में आप जाओगे तो यूपी का जो पार्ट होगा वेस्टर्न पार्ट, उसमें थोड़ा सा राजस्थानी टच देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ईस्टर्न पार्ट जाओगे वहां पर थोड़ा बिहारी टच देखने को मिलेगा, क्योंकि लैंग्वेज का जो संबंध है वो बाउंड्री से नहीं होता बल्कि कल्चर से होता है, और कल्चर को बाउंड्री में बांधा नहीं जा सकता किसी भी बाउंड्री में। इसलिए
ये जो पार्ट जो होगा यहाँ पर क्या बोली जाएगी, जब फ्रांस लग रहा है तो यहाँ पर फ्रेंच भाषा बोली जा रही है, यहाँ जर्मनी लग रहा है तो यहाँ पर कौन सी भाषा बोल रही है, जर्मनी बोली जा रही है, और यहाँ पर नीदरलैंड जहां पर जो कि इस भाग में क्या बोली जाती है, डच भाषा प्रोमिनेंट है। सेम केस है श्रीलंका की तरह, श्रीलंका में जो प्रॉब्लम थी लैंग्वेज की, वही प्रॉब्लम यहाँ पर थी लैंग्वेज की, लेकिन इन्होंने इस केस को दूसरे तरीके से डील किया, इन्होंने इस केस को उस तरीके से डील नहीं किया। देखो जर्मन 1% बोली जाती है, कैपिटल जो इसकी बेल्जियम की जो कैपिटल है वो है ब्रुसेल, ब्रुसेल में 80% लोग कौन से हैं, फ्रेंच, और 20% लोग कौन से हैं, डच। इसका मतलब क्या होगा कि अगर ब्रुसेल में अगर वोट कराना हो तो कौन लोग जीत जाएंगे, फ्रांस के लोग जीत जाएंगे, फ्रेंच भाषी जो लोग है वो जीत जाएंगे, और अगर पूरे इसमें वोट कराना हो सेंटर में तो कौन से लोग जीत जाएंगे, डच भाषी लोग जो है वो जीत जाएंगे, और इस तरीके से पावर स्ट्रगल चलता रहेगा। तो उन्होंने क्या निकाला, बीच का रास्ता निकाला, बोले इस तरीके से हम नहीं करेंगे, हम जो है सभी लोगों को बराबर पार्टिसिपेशन का मौका देंगे। आगे बात समझ में, इन्होंने क्या किया कि हम जो है सभी लोगों को इक्वल पार्टिसिपेशन देंगे अपनी असेंबली के अंदर। आगे बात समझ में, इन्होंने उस तरीके से सिविल वॉर में नहीं गए श्रीलंका की तरह, उन्होंने क्या कहा, हम सभी लोगों को इक्वल पार्टिसिपेशन देंगे, सभी लोगों को जो है असेंबलीज में उनकी बराबर जो है सीटें होंगी। कितनी होगी, 50% इनकी होगी, 50% इनकी होगी, सभी को रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। तो इन्होंने 3 प्रकार की गवर्नमेंट बनाई, सेंटर, स्टेट और कम्युनिटी गवर्नमेंट। सेंट्रल स्टेट क्या होती है, जो पूरी कंट्री को संभालती है, उसकी देखरेख करती है, जैसे कि जो आर्मी का जो मैटर होगा, मिलिट्री का जो मैटर होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, है ना। फॉरेन रिलेशनशिप किसी दूसरी कंट्री के साथ किस तरीके से मेंटेन करने, ये सेंट्रल रिलेशनशिप देखती है। कम्युनिकेशन, पूरे देश में किस तरीके से कम्युनिकेशन काम करेगा, और जो भी उनके अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्स्टिट्यूशन वो किस तरीके के राइट्स को देते हैं। स्टेट गवर्नमेंट लोकली काम करती है, बताती है कि बोले कौन से स्टेट में किस तरीके की गवर्नमेंट रहनी चाहिए, तो सभी लोगों को इन्होंने पार्टिसिपेट किया। कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है इनका यूनिक कॉन्सेप्ट है। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या होता है, लोगों को अधिकार दिया जाता है कि वो अपने कम्युनिटी का विकास कर सके। तो डच जो भाषी लोग हैं, जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी तो डच भाषी लोग एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे खुद की, जिसमें केवल डच लोग क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, उनको इलेक्ट करेंगे। और इसी प्रकार से फ्रेंच में फ्रेंच लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे, यहाँ पर जर्मनी भाषी के लोग जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे। आगे बात समझ में, ये क्या करेंगे, यहाँ पर अपने कल्चर, एजुकेशन और जो लैंग्वेज है इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ का सिस्टम जो है पावर शेयरिंग के आधार पर इन्होंने अपने पावर को किस बांट दिया, लोगों के अंदर बीच में। ठीक है, बात समझ में आ गई। स्टेट की पावर दे दी, दोनों को सबको बराबर रिप्रेजेंटेशन दे दिया, सेंटर में भी बराबर रिप्रेजेंटेशन दे दिया, और खुद की कम्युनिटी को ग्रोथ करने के लिए इन्होंने क्या बना दी, कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी। ये अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ये कॉम्प्लेक्स अपने लिए नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स इनके लिए भी है, पर ये काम मजे से चल रहा है वहां पर। अरे बात समझ में, ये कौन सा केस हो गया, बेल्जियम का। श्रीलंका में क्या हुआ था, सिविल वॉर। क्यों, क्योंकि आप दोनों के इंटरेस्ट टकरा रहे थे। आपने कहा कि बोले हम जो है डोमिनेट करेंगे, दूसरे ने कहा कि बोले हमें डोमिनेट करना है। इन्होंने क्या बोला, बोले हम सभी को बराबर पार्टिसिपेशन देंगे, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, हम युद्ध नहीं होने देंगे अपने देश में, और सभी को पार्टिसिपेशन दे दिया, सभी लोग खुश है। और ये भी नहीं कि इन्होंने अपने कम्युनिटी के ग्रोथ को अंडरमाइन किया। अरे बात समझ में, उसके लिए इन्होंने क्या बना दी, कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी। देखो पावर शेयरिंग करना क्यों जरूरी है, सबसे पहले ये समझते हैं, है ना। अगर श्रीलंका में पावर शेयर की जाती तो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जा सकता था। जितने लोगों की जान गई और जितना सिविल वॉर में नुकसान हुआ, देश को इकोनॉमिक नुकसान पहुंचा, मेजोरिटी को माइनॉरिटी को दोनों को नुकसान पहुंचा, फिर क्या नाम से इनस्टेबिलिटी आई कंट्री के अंदर ना, इस चीज को रोका जा सकता था। तो सबसे पहले जो है टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट, इसलिए हमको पावर शेयरिंग करना जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट, ये प्रूडेंशियल पॉइंट है,
प्रूडेंशियल का मतलब होता है अपने विवेक से सोचा हुआ। हम क्या है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं कि अगर हम ये काम करेंगे तो इससे क्या फायदा होगा, इसके क्या नुकसान होंगे, है ना। तो हमने देखा कि पावर अगर शेयर करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन यही कारण नहीं है। इसका दूसरा पॉइंट जो हो जाएगा वो ये है कि जब आप एक कंट्री में रह रहे हो और जैसे इस क्लास में हम लोग बैठे हुए हैं, तो इस क्लास में बैठने का मतलब केवल ये नहीं है कि केवल मैं इंटेलिजेंट बच्चों को चुन लूं। इसमें सभी बच्चों का योगदान है, सभी लोग जो है फीस दे रहे हैं, सभी लोग इस कक्षा को कहीं न किसी रूप में आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। तो मोरल जो ड्यूटी है वो ये है कि पार्टिसिपेशन ऑफ द अगर मैं इस कंट्री में रह रहा हूं और ये कंट्री मेरे विकास के बारे में नहीं सोच रही है, ये मुझे इग्नोर करती जा रही है बार बार, तो मैं इस कंट्री से जुड़ाव महसूस नहीं करूंगा, मैं अपने आप को एलिनेट महसूस करूंगा, आइसोलेटेड महसूस करूंगा। तो ये प्रूडेंशियल रीजन था और ये क्या है, मॉरल रीजन। नैतिक जिम्मेदारी है कि आपको करना ही पड़ेगा, करना चाहिए, तभी आपकी पार पड़ सकती है। आगे बात समझ में। तीसरा केस देखते हैं अपन, और तीसरा केस होगा लेबनान का। देखो आपकी जो बुक में दे रखा है वो एक कहानी के रूप में दे रखा है ना। विक्रम बेताल को जानते हो? बेताल 25 एंसेंट टाइम पे जो हिस्ट्री चलती थी उसमें कहानियां दी गई है जिसमें बेताल 25 होती है ना। उसको बेताल 25 कहा जाता है। बेताल 25 में क्या होता है, एक विक्रम रहता है और एक बेताल रहता है, उसके पीठ पर बैठ जाता है, फिर उसको कहानियां सुनाता है, ठीक है। और उसके बाद कहानी सुनाने के बाद उसको एक ओपन एंड में जाकर छोड़ देता है। उसके बाद उससे प्रश्न पूछता है कि बता विक्रम किसका उत्तर क्या होगा, नहीं तो वो कोई ना कोई सजा बताता है उसको कि अगर ये ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से एक दिन विक्रम और बेताल जा रहे थे अपनी बाइक पर। विक्रम गाड़ी चला रहा था और बेताल उसके पीठ के पीछे बैठा हुआ था, मतलब पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था। तो बेताल जो है एक कहानी सुनाता है, और कहानी सुनाता है किसकी, लेबनान की। आइए बात सुनिए। लेबनान में कहता है कि बोले एक खलील नाम का व्यक्ति है लेबनान में, ठीक है। उसकी माताजी जो है वो सुन्नी मुस्लिम है, ठीक है। मुस्लिम में एक कम्युनिटी होती है, दो कम्युनिटी होती है, शिया और सुन्नी, ठीक है। तो वो सुन्नी मुस्लिम है। और पिताजी जो है वो कौन से हैं, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो अच्छा, क्रिश्चियंस कितने प्रकार के होते हैं? क्रिश्चियंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं ना। कौन कौन से होते हैं? हाँ, कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट होते हैं, है ना। 3 प्रकार के क्रिश्चियंस होते हैं। तो इसके पिताजी कौन से थे? ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे, और माताजी थी सुन्नी कम्युनिटी से, मुस्लिम कम्युनिटी से। खलील जो है वो चाहता है कि मैं पॉलिटी में बड़े पद को हासिल करूं, यानी प्रेसिडेंट बनूं। लेकिन लेबनान का जो सिस्टम है, उन्होंने पावर शेयरिंग के लिए एक विशेष प्रकार की जो है समस्या बना रखी है, ठीक है। उन्होंने क्या बोल रखा है कि हम सभी कम्युनिटी को जो है रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो सीट्स है उनको फिक्स कर दिया कि हर बार यही लोग, इसी कम्युनिटी के लोग जो है प्रेसिडेंट बनेंगे, पीएम बनेंगे, डेप्यूटी पीएम बनेंगे, स्पीकर बनेंगे। जैसे प्रेसिडेंट हर बार कौन बनेगा? मेनोनाइट सेक्ट्स ऑफ द कैथोलिक चर्च, कैथोलिक क्रिश्चियंस। कैथोलिक क्रिश्चियन के एक विशेष सेक्ट जिसका नाम क्या होगा? मेरोनाइट सेक्ट, वही लोग जो है देश के प्रेसिडेंट बनेंगे। दूसरे प्रधानमंत्री हर बार सुन्नी मुस्लिम बनेंगे। और थर्ड बार जो है वो है डेप्यूटी पीएम, वो कौन बनेगा? हर बार सुन्नी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन बनेंगे। और फोर्थ नंबर पे जो है स्पीकर, वो हर बार कौन बनेगा? शिया कम्युनिटी के लोग बनेंगे। खलील जो है वो लिबरल किस्म का आदमी है। वो नहीं चाहता कि मेरी पहचान जो है एक रिलीजन के तौर पर जानी जाए। न उसको अपने मम्मी के रिलीजन में कोई उत्सुकता है, न उसको अपने पिताजी के रिलीजन में कोई उत्सुकता है। बोले मैं मेरे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन के रूप में जाना जाऊं, ना ही सुन्नी क्रिश्चियन के रूप, सुन्नी मुस्लिम के रूप में जाना जाऊं। मैं बस मनुष्य हूं, इतना पर्याप्त है। और इतना पर्याप्त होने के बाद जो है लेबनान का उस व्यक्ति को क्यों नहीं बनना चाहिए लीडर या प्रेसिडेंट जो योग्य हो, जो सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करे, जो देश के विकास की बात करे। यहाँ की जो व्यवस्था है वो इस तरीके से बनाई रखी है। तो मैं इसमें से कोई सी भी जो सीट है, मतलब मैं अगर अपनी मम्मी की जो वो लूं, अपनी माताजी की जो है वो पहचान लूं, तो मैं प्रेसिडेंट पीएम तक पहुंच जाऊंगा। और पिताजी के लूंगा पहचान, तो मैं ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन तक बन जाऊंगा। आ रही बात समझ में?
ये पावर शेयरिंग करने का क्या है, ये घटिया तरीका है। अरे बात समझ में, इस तरीके से पावर शेयरिंग नहीं करनी चाहिए। जो भी व्यक्ति हो वो योग्य बन जाए। तो बाद में बेताल पूछता है विक्रम से कि अगर तुम्हें लेबनान का जो है संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करना हो तो इसमें तुम क्या परिवर्तन लेकर आओगे? और अगर तुम्हारे दिमाग में उत्तर आ रहा है तो तुम जवाब दो। अगर तुम्हारे दिमाग में उत्तर नहीं अगर तुम्हारे दिमाग में उत्तर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में उत्तर आ रहा है और तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम्हारी गाड़ी यहीं रुक जाएगी और तुम यहीं फ्रीज हो जाओगे, आगे तुम्हारी गाड़ी नहीं बढ़ पाएगी। तो अगर तुम विक्रम की जगह होती तो विक्रम की जगह क्या सलाह देते उसको? आप बताओ दीदी। नहीं आता? अभी तो मैंने बताया कि इसको रीराइट करते थे, क्या करते कि जो विकास की बात करेगा उसको क्या नाम से क्या कर सकते थे अपन? उसको बोल सकते थे कि भाई जो भी सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करेगा, जो देश के विकास, देश के लिए विजन रखेगा, उस व्यक्ति को जो है प्रेसिडेंट बनना चाहिए। आ गई बात समझ में? और अगर रही बात सभी कम्युनिटियों को मौका देने की, सभी लोगों को पावर देने की, तो क्या किया जा सकता था? बेल्जियम की तरह उनको असेंबली में क्या दिया जा सकता था? शेयर दिया जा सकता था। इंडिया में भी हमने कर रखा है, अगर पता हो आपको। पार्लियामेंट में या जहां पर भी जो है स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रावधान करती है कि एससी और एसटी कम्युनिटी के लोगों को बराबर की सीट दिए जाए, 33% उनका हिस्सा रखा जाता है। आगे बात समझ में? फिर महिलाओं को जो है अभी पार्लियामेंट में जो है उनको भी हिस्सा देने की बात चल रही है। 33% जो है मुस्लिम महिलाओं को जो है वो असेंबली में हिस्सा देने की बात चल रही है इंडिया के अंदर। ये बात लेबनान की हुई। इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे की कहानी सुनो। तो पावर शेयरिंग के कितने प्रकार हो सकते हैं? 4 प्रकार हो सकते हैं, मैं बताता हूं आपको। अगर हम पावर को शेयर करें हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टली में एक स्टेट होता है और पावर जो है 3 ऑर्गन के बीच में बढ़ जाती है। एक होता है लेजिस्लेटिव, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है जुडिशियरी। अगर बात इतनी समझ में। मोनार्की के टाइम पे क्या होता था, जब राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था तो एक ही व्यक्ति के पास पावर हुआ करती थी, किंग के पास। वही लेजिस्लेट करता था यानी कानून बनाता था, वही एग्जीक्यूट करता था यानी कानून को इंप्लीमेंट करता था, लोगों को इंप्लीमेंट करता था, और वही जो था वो न्याय करने का काम करता था, जुडिशरी की पावर रखता था। शुरुआत में ये माना जाता था कि अगर ये पावर्स अलग अलग रहेगी तो लोग वहां पर जो है स्टेट में केओस हो जाएगा, समझ नहीं पाएंगे कि लोग क्या कर रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी मनमानी चलाएंगे। तो क्या होगा, स्टेट में जो है वो पावर जो है एक तरीके से इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन जैसे जैसे डेमोक्रेसी आती गई ये बात समझ में आने लग गई कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी एक व्यक्ति के पास ये तीनों पावर दे दी गई तो वो क्या होगा, किसी भी व्यक्ति से अपने आप को ज्यादा समझने लग जाएगा, अब वो स्टेट हो जाएगा, लोगों से ऊपर समझने लग जाएगा और वो कुछ भी कर पाएगा, डिक्टेटरशिप की तरफ तो हम बढ़ जाएंगे। तो डिक्टेटरशिप से बचने के लिए और डेमोक्रेसी को बरकरार रखने के लिए हमको क्या चाहिए, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो हम बोलेंगे कि आपका काम जो है लॉ को बनाना है, आपका काम क्या होगा, लॉ को इंप्लीमेंट करना होगा, और आप क्या करेंगे, न्याय करेंगे। आगे बात इतनी समझ में? तो इस तरीके से हम क्या है, 3 ऑर्गन्स में जो है पावर्स को बांट देते हैं हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली का मतलब क्या होता है, समान रूप से, बराबर में, एक ही तल पर। आगे बात समझ में? और वर्टिकल होगा तो एक ऊपर होगा, हायरार्की के अंदर बांटेंगे, एक ऊपर एक नीचे, लेकिन हॉरिजॉन्टली इस तरीके से। आगे बात समझ में? पावर को बांटना ही पर्याप्त नहीं है, इसके बाद अपन को चेक एंड बैलेंस को भी करना पड़ेगा, चेक एंड बैलेंस को भी यूज करना पड़ेगा। चेक एंड बैलेंस का मतलब क्या होता है, ये लॉ बनाएगा, इसको इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूटिव कराएगा, और इसको चेक कौन करेगा, जुडिशरी करेगा। इसी आधार पर निर्णय जो करेगा ये करेगा। लेकिन मान लो ऐसा कभी मामला आता है कि लेजिस्लेटिव जो है अपने डिक्टेटरशिप पे आ गया कि कुछ भी नियम पास करा दिया, तो इसको कंट्रोल कौन करेगा, जुडिशरी करता है। एग्जीक्यूटिव ने कोई भी फैसला किया जो कानून के खिलाफ गलत है या ह्यूमन राइट्स के खिलाफ जाता है, तो उसको कौन चेक करेगा, जुडिशरी करेगा। जुडिशरी किस कानून के अंदर फैसला करती है, लेजिस्लेटिव जो कानून बनाती है उसके आधार पर। तो ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है और एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, एक दूसरे को चेक करते रहते हैं और बैलेंस करते रहते हैं, पावर को जो है एक दूसरे को बराबर करते रहते हैं, ताकि कोई भी जो ऑर्गन है वो इतना पावरफुल ना हो जाए कि वो डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ने लगे, कि वो कुछ भी करने लगे, लोगों की मनमानी ना करने दे। इसलिए अपन क्या करते हैं, चेक एंड बैलेंस का यूज करते हैं कि ये तीनों आपस में एक दूसरे को चेक और बैलेंस करते रहे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा जो प्रकार है पावर का वो है वर्टिकल। वर्टिकली पावर किस तरीके से शेयर की जाती है, जैसे जितने भी बड़े देश होते हैं, जैसे भारत अपने आप में बड़ा देश है, तो इसका जियोग्राफिकल एरिया इतना बड़ा है कि इसको कंट्रोल करना एक जगह से संभव नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई।
इंडिया को एक जगह से कंट्रोल करना संभव नहीं है, दिल्ली से। तो अपन क्या करते हैं, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से अपन इसको है अलग अलग राज्यों में बांट देते हैं, स्टेट्स में बांट देते हैं। इस तरीके से अपन ने स्टेट्स में बांट दिया। तो पावर किसके बीच में बट गई? सेंटर और स्टेट के बीच में। स्टेट का जो गठन हो कई प्रकार से किया जा सकता है। इंडिया में जो है स्टेट का गठन वो किस आधार पर किया गया है? लैंग्वेज के आधार पर। अगर साउथ के जो आप देखोगे स्टेट और नॉर्थ ईस्ट में भी अगर जाओगे तो वो सब लोग अपने अपने हिसाब से लैंग्वेज को के आधार पर स्टेट को मानते हैं। बेल्जियम का भी हमने जस्ट केस देखा। बेल्जियम में स्टेट का गठन किस प्रकार से किया गया? असेंबली का गठन किस प्रकार से किया गया? उनके लैंग्वेज के आधार पर किया गया। लेकिन कुछ जगहों पर जो है छोटे देश होते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको पहले, ब्रिटेन जो देश है, ब्रिटेन इतना छोटा देश है कि वहां पर स्टेट की आवश्यकता नहीं है। तो क्या होता है? केवल एक गवर्नमेंट होती है, यूनिटरी गवर्नमेंट। यहां पर क्या होगा? फेडरल सिस्टम होगा। तो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है, वही पूरे देश को कंट्रोल करती है, उसी पूरे देश के लिए कानून बनाती है। लेकिन छोटे छोटे लोकल एरियाज को डेवलप करने के हिसाब से वहां पर छोटे छोटे म्युनिसिपालिटीज है ना। लेकिन उन म्युनिसिपालिटीज को स्टेट नहीं कहा जाएगा। म्युनिसिपालिटीज क्या करती है? लॉज नहीं बनाती है, उनको क्या करती है? जो सेंटर के आदेश आए हैं उन्हीं को इंप्लीमेंट कराती है, उन्हीं के आधार पर डेवलपमेंट काम कराने का प्रयास करती है। ये ब्रिटेन का काम हुआ। इतनी बात समझ में आ गई? तो जो सेंटर में जो गवर्नमेंट होती है उसको क्या बोल सकते हैं? सेंटर या फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल का मतलब होता है संघ। संघ यानी वो सारे ग्रुप्स जो हैं आपस में आकर मिलेंगे, वो सारे अलग अलग लोग हैं। जैसे मैं बोलूं इसको संघ बनाना हो तो मुझे सभी बच्चों की क्लास को क्या बोलेंगे? अपन संघ बोल सकते हैं। तो बहुत सारे स्टेट जो मिल जाते हैं उसको क्या बोलेंगे? अपन फेडरल, संघ बोल सकते हैं। सेंटर, स्टेट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। तीसरा जो प्रकार होता है पावर शेयरिंग का, ये तो हमने बताया कि गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बीच में पावर किस तरीके से शेयर की जाती है। तीसरा जो रूप हो सकता है वो हो सकता है कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर को शेयर करना, है ना। किसी भी सोसाइटी में आप जाओगे, यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में, कहीं भी चले जाओगे, अमेरिका में, वहां पर क्या होता है? दो सोशल ग्रुप बटे होते हैं। एक तुलनात्मक क्या होता है? डोमिनेट करता है दूसरे ग्रुप के ऊपर। एक एक्सप्लॉइटर होता है, एक एक्सप्लॉइटी होता है। ठीक है। जैसे अमेरिका में क्या समस्या है? रेस की समस्या है ना। रेस का मतलब क्या होता है? नस्ल की समस्या। ब्लैक एंड व्हाइट्स के बीच में जो है समस्या है वहां पर। तो इन दोनों के बीच में स्ट्रगल चलता है। ब्लैक्स अपना अधिकार मांगते हैं और व्हाइट्स बोलते हैं कि बोले हम सुपीरियर हैं। जर्मनी में हमने विशेष रूप से पढ़ा, जर्मनी में तो पूरी जो हिटलर ने जो तांडव मचाया था वो केवल रेस के ऊपर मचाया था। अरे बात समझ में। दूसरी समस्या हो सकती है लैंग्वेज की समस्या हो सकती है। तीसरी जेंडर की समस्या। महिलाएं दावा करती है वर्तमान समय में कि पुरुषों ने जो है हमारे ऊपर बहुत सारे सालों तक अत्याचार किया है, हमें वोटिंग के अधिकार नहीं दिए गए, हमें घरों में दबा करके कैद करके रखा, हमें जो है एजुकेशन और जॉब की अपॉर्चुनिटीज हमारे पास नहीं थी। आ रही बात समझ में। तो उन सभी अपॉर्चुनिटीज जो है वो हमारे हाथ से चली गई। तो जेंडर की समस्या हो सकती है। जेंडर, लैंग्वेज, रेस। इंडिया में कास्ट की समस्या है। जैसे एक विशेष कास्ट को, एससी को और एसटीज को क्या है, बहुत लंबे समय तक वो पिछड़े रहे, उनके ऊपर बहुत सारे एक्सप्लॉइटेशन उनके द्वारा के खिलाफ किए गए। हरी बात समझ में। जैसे दलितों को हमारे यहाँ पर बहुत लंबे समय तक पढ़ने का अधिकार नहीं था, है ना। छुआछूत जो है हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रचलित थी। अनटचेबिलिटी जिसको कह सकते हैं। एसटीज यानी ट्राइबल कम्युनिटी के लोग जो जंगलों में रहते थे, वो मेन स्ट्रीम से पिछड़े हुए थे डेवलपमेंट से। उनके पास एजुकेशन का, जॉब के इतने अच्छे ऑफर नहीं थे, अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। तो इन लोगों को भी हमको क्या करना पड़ता है? डेमोक्रेसी के अंदर पार्टिसिपेट कराना पड़ता है, उनको भी पावर देनी पड़ती है। और इसके लिए अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से क्या नाम से अरेंजमेंट्स की जाती है, मेजरमेंट्स किए जाते हैं। जैसे इंडिया में क्या किया जाता है? हमने इनको क्या दे रखा? असेंबली में, जॉब अपॉर्चुनिटीज में और यूनिवर्सिटीज में रिजर्वेशन दे रखा है। ठीक है। बेल्जियम का केस भी यही था। वहां पर लैंग्वेज के आधार पर क्या किया था? असेंबलीज में उनको क्या दिया गया था? पार्टिसिपेशन दिया गया था। तो सभी लोग जो है
इस तरीके से इनके लिए अरेंजमेंट्स करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो ये पिछड़ जाएंगे या पावर स्ट्रगल होगी, फिर वही श्रीलंका वाला केस होगा। तो पावर शेयरिंग इसलिए जरूरी है। चौथा जो केस है वो ये है कि आपके पास जो है बहुत सारे ऑप्शंस रहे, किसी एक ही जो है आइडियोलॉजी या व्यक्ति के पास मोनोपोली ना हो किसी भी चीज की। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज, चाइना में हम बढ़ते हैं, चाइना में केवल एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, और दूसरी पार्टीज को जो है मौका ही नहीं देते। तो आपको दूसरे प्रकार की आइडियोलॉजी रखने का अधिकार ही नहीं है वहां पर। तो सभी लोगों को जो है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में क्या हो, फेयर कंपटीशन हो। तो ये क्या करती है, पावर स्ट्रगल करती है एक दूसरे के लिए, है ना, एक दूसरे के लिए अपनी बिड लगाती है कि भाई हम जो है देश को इस तरीके से विकास करेंगे, हम इस तरीके से विकास करेंगे। तो लोगों के बीच में क्या हो, फेयर कंपटीशन हो। दूसरा होता है प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप का मतलब होता है, हिंदी में जो अनुवाद होगा वो होगा दबाव समूह। प्रेशर ग्रुप जो है वो गवर्नमेंट बनाने के लिए काम नहीं करते। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, पावर में जाना, हम लीड करेंगे कंट्री को। प्रेशर ग्रुप्स का काम क्या होता है कि हमें चुनाव लड़ना नहीं है, हमें पावर में आना नहीं है, लेकिन क्या है, हम इस देश के नागरिक है तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमारी बात मनवाने का तरीका होना चाहिए। तो क्या बनाते हैं, अपने एसोसिएशंस बनाते हैं। जैसे बहुत सारे ट्रेडर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, फार्मर्स हो गए, लेबर्स हो गए, ये अपने क्या बना लेते हैं, एसोसिएशंस बना लेते हैं। जैसे अपने यहाँ पर क्या है, सिटी बस की एसोसिएशन है, यूनियन है, अगर आपने देखी हो, समझी हो तो ये क्या करते हैं, आपस में एक एसोसिएशन बना लेंगे। ये सब लोग मिलकर एक जो भी बात मनवानी है अपने को, एक रूल बना लेंगे या बात मनवाने के लिए एक साथ प्रोटेस्ट करते हैं और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाने का काम करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्रेशर ग्रुप।